Hello students, so welcome back again to Chartered Factory channel. So friends, today we will going to start again our जो भी हम लोग टॉपिक छोड़ चुके थे इंसॉल्वेंसी लॉ से रिलेटेड। सो आज हम लोग अपनी आईबीसी की क्लास नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है क्लास नंबर वन को एंड काफी बच्चों ने वो क्लास देखी है एंड उनका रिस्पांस फीडबैक देख के मैं बहुत खुश हुआ। एंड ऐसे ही आप लोग जो है मेहनत करते रहिए और वीडियोस जो है आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे में आती रहेंगी। तो आप लोगों को एक डाउट मुझे लग रहा है कि है स्टूडेंट्स को कि ये जो क्लास है ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो एमसीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जिनके करिकुलम में एमसीएस का सब्जेक्ट है। सर, अभी जो क्लास नंबर हम वन और क्लास नंबर हम लेके चल रहे हैं जो पहले 10 क्लास होने वाली है वो क्लास सिर्फ एमसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये जो क्लास होने वाली है ये इंसॉल्वेंसी लॉ वाले पेपर से रिलेटेड भी है जो आपका ओपन बुक पेपर है ना सर। जो ओपन बुक पेपर से एक बच्चे तो कह रहे हैं सर ओपन बुक पेपर हमारे उसमें। हाँ भाई, जरा देखना जरा अपने करिकुलम में या आपने जो रजिस्ट्रेशन करा होगा ना तो वहाँ पे आईबीसी आपने चूज किया होगा। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, नहीं सबको पता है, मजाक कर रहा था। तो आईबीसी से रिलेटेड जो आपका पेपर है वो वाले केसेस, मतलब जो ओपन बुक में एग्जाम में आने वाला है आईबीसी, वो भी इस एमसीएस वाले बैच में कवर हो रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि वो केसेस जो है वो एमसीएस में भी गिवन है। तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है, चाहे आप ओल्ड सिलेबस से हैं, एमसीएस के बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोग देखिए, आप इस बैच को ज्वाइन करिए। दूसरा, जो स्टूडेंट ओपन बुक पेपर दे रहा है इंसॉल्वेंसी लॉ का, चाहे वो ओल्ड सिलेबस का हो और चाहे वो न्यू सिलेबस का हो, तो ये न्यू सिलेबस के लिए भी एप्लीकेबल है और ओल्ड सिलेबस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो केस लॉज जो है बदलते नहीं है सर, किताबें बदल जाती है, आपका करिकुलम जो है न्यू सिलेबस से ओल्ड हो गया है। आपको पता है ना, ओल्ड सिलेबस था पहले, अब न्यू सिलेबस में स्विच ओवर होना पड़ रहा है। तो बच्चे सोचते हैं कि जो चीजें हैं, जो आपके नोट्स हैं या जो आपके जो है वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं वो भी बदल जाएंगे। नहीं सर, चीजें वही की वही है, चैप्टर्स वही है, कानून बदलता नहीं है, सिलेबस बदल जाता है। वो पता नहीं क्यों बदलता है बट बदल जाता है, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही रहता है कि आप बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट्स को पढ़ें, बेस्ट पॉसिबल नॉलेज को गेन करें। तो आईसीएसआई जो है ये चीजें या कोई भी इंस्टीट्यूट सीएस इसको डिजाइन करता है। तो आपको क्या करना है सर, आपको एक काम करना है, बस इस बैच को आपको देखना है। चाहे आप एमसीएस वाले स्टूडेंट हैं सर, बिल्कुल सर हमें समझ आ गया, अगर हम एमसीएस का पेपर दे रहे हैं तो हमें वो देखना है सर। दूसरे कौन से स्टूडेंट जो भी ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस के हैं आईबीसी वाले, तो सर आपको भी ये वीडियोस देखनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे केस लॉज। तो सर लास्ट केस में क्या हुआ था अभी हम सब रिकैप करेंगे, उसके बाद जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और क्लास में जो है हमारे आज केस लॉ नंबर हम 6 से लेके जो है 10 तक स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है आपको, आपके जो भी कलीग्स होंगे, स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको सीएसआर जो भी न्यू सिलेबस से रिलेटेड है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, या आप भी अगर इसको कर रहे हैं तो सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और नहीं सर, जाइए मत, एक बच्चा कह रहा है सर प्रमोशन वीडियो हो रही, नहीं नहीं, ये वीडियो आपके लिए भी है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है सीआरआई का पेपर आप लोग जो देने वाले हैं, क्योंकि सीआरआई हर किसी के सिलेबस में है, तो सर जो भी स्टूडेंट सीएसआर का क्लास लेने वाला है और जो जिनके भी बैच में जो भी अभी सीआरआई का सब्जेक्ट लेने का सोच रहा है, तो सर वो आप लोग बिल्कुल रुक जाओ। क्यों सर रुके, क्यों? क्योंकि एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं अभी करने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपका सीआरआई जो सब्जेक्ट है ना उसकी क्लासेस हमारी चार्टेड फैक्ट्री चैनल पे फ्री आने वाली है। बिल्कुल आपने सुना, सही सुना सर। क्या सुना सर? कुछ सुना हमने, पर एक बार दोबारा बता दीजिए, क्योंकि ये चीजें सुनने को मिलती नहीं है। क्योंकि सीआरआई जैसा पेपर हम लोग देखते हैं मार्केट में 8 से 10 हजार के बीच में सेल किया जाता है। बिल्कुल आपने, बिल्कुल मैंने सही सुना और मैंने भी सही देखा है ये चीजें कि सीआरआई के लिए एक बढ़िया जो है कंटेंट आपको नहीं मिल पाता यूट्यूब पे। एंड और उसके फीस भी जो है काफी ज्यादा जो है प्राइस हाई रहता है, और बड़े बड़े फैकल्टीज जो उनका चार्जेस ले लेते हैं। बट मेरे ओपिनियन में मैं आप लोगों को वही कंटेंट उतना ही डिटेल्ड में, उतना एनालिसिस के साथ, मतलब जो क्लासेस वो लोग बोलते हैं ना कि 20-25 क्लास जो है, 30-35 क्लास टेक ओवर पे, डीमर्जर पे ले लेंगे, मतलब ऐसे वो स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सर अगर आप 30 से 40 क्लास एक चैप्टर पे लगा देंगे
तो बाकी का चीजें कौन पढ़ेगा सर? बाकी की चीजें भी तो पढ़नी है ना। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इससे नॉलेज गेन होता है, नॉलेज गेन नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट होता है। नॉलेज, एक मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए आईसीएसआई ने प्रैक्टिस किस लिए जो है, ट्रेनिंग जो आप लोग करते हैं वो किस लिए ऐड करी है, ताकि जो भी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेके एग्जाम पास करें, और उसके बाद जो है ट्रेनिंग में जाके उस नॉलेज को इनहेंस करें। ना कि आप यहीं पे सब पढ़ने लग जाए। अगर यहीं सब बता देंगे आपको, वो तो मैं भी बता दूंगा और बताऊंगा भी, बट उतना ही जितना आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए जरूरी है। बाकी आपको जो है प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको ट्रेनिंग जो आपकी है वो आईसीएसआई ने इसलिए लगाई है, इसलिए ऐड करी है आपके कोर्स में कि आप उसको जो है इनहेंस कर पाओ, अपनी नॉलेज को गेन कर पाओ। तो नहीं तो प्रैक्टिस का, ये ट्रेनिंग का क्या फायदा सर? आप सीधे, मैं आपको पढ़ा देता हूँ ना सारी चीजें, बट जब तक प्रैक्टिकली आप नहीं समझेंगे वो पढ़ा के कोई फायदा नहीं। तो जो टीचर्स, जो फैकल्टीज ये कहते हैं कि इस क्लास पे या इस टेक ओवर सब्जेक्ट पे हम लोग 30 से 40 क्लास ले लेंगे या ऐसे कर लेंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो कम से कम 30 से 40 क्लास में ही सीआरआई खत्म कर देंगे। नहीं सर, हमें एक ऐसा ट्रैक लेना है। ये अगर कोचिंग अगर आप ले रहे हैं या तो मत ही लीजिए, और अगर ले रहे हैं तो ऐसी जगह से लीजिए जहां आपको लिमिटेड नहीं, लिमिटेड से थोड़ा ज्यादा जो है आपको पढ़ाया जाए, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। ये बात वो स्टूडेंट समझेंगे जो ऑलरेडी वहां से क्लासेस ले रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है सर, क्या कि सर अनाउंसमेंट आ गई है कि सीआरआई, अब सीआरआई ओल्ड सिलेबस का एंड सीआरआई वी न्यू सिलेबस का, यानी कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पेपर इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने हम लोग जा रहे हैं। बट कंडीशन ये है, अब वो कंडीशन में भी हम हटा भी दें, कंडीशन ये है कि आपको हमारा एक सीएसआर का बैच इनरोल करना पड़ेगा, और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उसके डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, और वो आने वाले हैं सर, आज या कल के जो है दिन के अंदर आ जाएंगे। तो वो वीडियो देखिए, और उसके बाद सीआरआई के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो वीडियोस जो है यूट्यूब पे तो रहेंगे, बट उन्हीं स्टूडेंट्स को वो दिखेंगे जो स्टूडेंट हमसे इनरोल कराएंगे। तो सीएसआर का जो मतलब जो हमारा बैच रहने वाला है, सीएसआर आईबीसी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, 60+ क्लासेस हम लोग लेंगे सीएसआर में, और कम से कम 90+ क्लासेस हम लोग लेंगे सीआरआई के पेपर में। उसके बाद 100+ डिसाइडेड केस लॉज हम लोग करेंगे। जो अदर बोलते हैं ना कि इतने सारे केस लॉस कराएंगे, बिल्कुल हम भी उतने ही केस लॉस को करेंगे। उसके बाद सर, ये तो हर कोई प्रोवाइड करता है सर। मुझे पता है थोड़ा सा ये अभी कंटेंट, या मैं बोलूं आईबीसी की जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, इसका जो पर्पस है मैं आपको बता दूं एक बार। एक मिनट। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही बताना है कि क्लासेस तो हर कोई प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हर टीचर क्लासेस प्रोवाइड करता है। एंड जो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत स्टूडेंट्स जो है अभी उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है ना सर? आप लोगों का दोस्तों रिजल्ट क्या रहा है? किसी का कोई एग्जाम क्लियर करा है, प्रोफेशनल का, एग्जीक्यूटिव का? कोई नहीं करा है। ये तो पॉसिबिलिटी है, ये सर्टेनिटी थी कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, या तो आप पास होंगे या तो आप पास नहीं होंगे। अब जो पास नहीं हुए, हम लोग जानते हैं और आप जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत करी है। क्यों सर? क्योंकि आपका 100% आपने दिया है एग्जाम के लिए, और उसमें से जो भी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट जो है 5% आया है, 10% आया है, 15% आया है, कहीं कहीं पे 20% आया है। तो सर 20% रिजल्ट आया है, वो हमें पता है कि कैसे आया है। तो सर वो चेकिंग और काफी चीजें हैं, एग्जाम और पैटर्न को देख के या मार्केट का सिचुएशन देख के चेकिंग करी जाती है। तो हमें पता है कि पढ़ता हर कोई बच्चा है। तो सर एक चीज क्लियर ये करनी थी कि आप लोग जो है अभी क्या करेंगे। आप लोगों का रिजल्ट जिन बच्चों का नहीं आया, जो स्टूडेंट एग्जाम क्लियर नहीं करे, वो एक बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो दोबारा से जो है एक और क्लास लेते हैं। यानी कि अगर आपने सीआरआई या कोई भी इंसॉल्वेंसी लॉ किसी का भी आपने पेपर पहले किसी फैकल्टी से लिया है, और आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो वो एग्जाम क्लियर ना कर पाने की वजह से आप ये रीजन देखते हैं कि मैं टीचर चेंज कर लेता हूँ या कोचिंग चेंज कर लेता हूँ, शायद मैंने गलत जगह क्लास ले ली हो, अब मैं शायद दूसरी जगह ले लूँ। तो ये सबसे बड़ा ब्लेंडर है, ये सबसे बड़ी गलती है हर एक स्टूडेंट की। सर कोई टीचर, कोई भी एकेडमी आपको पास नहीं करा सकती, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वहां पे 1000 बच्चे जा रहे हो, चाहे वहां पे एक स्टूडेंट ही क्यों ना जा रहा हो। सर
कोई भी कोचिंग आपको पास करा नहीं सकती, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। दूसरी चीज, आप ही जो है खुद को पास कराएंगे। सीएस जो बनेंगे आप, वो आप अपनी मेहनत से बनेंगे। कोचिंग का रोल 50% रहता है, वो आपको सिर्फ चीजें कहते हैं ना आसान करके दे देगी। अब इतना भी आसान करके नहीं दे देगी कि वो आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाए, नहीं सर। आपको चीजें आसान करके दी जाती हैं। अब आपका काम होता है कि अपनी स्ट्रेटेजीज को लगाएं और मेहनत करें, कंसिस्टेंसी लेके आए, डिसिप्लिन लेके आए। अब वो डिसिप्लिन कोचिंग नहीं दे सकती ना आपको, वो आपको खुद ही अपने घर बैठ के या इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, वहां से घर जाने के बाद जो आप कर रहे हैं वो मायने रखता है। कैसे? अब आपने 9 बजे से मान लीजिए शाम के 5 बजे तक क्लासेस करी। सुबह 9 बजे गए आप इंस्टीट्यूट वगैरह में, क्लासेस करी शाम के 4 बजे तक। अब 4 बजे के बाद हर वो स्टूडेंट घर जाएगा। अब हर बच्चा घर जाता है, हर बच्चे ने क्लास समझी, आपने मुझसे पढ़ा, मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ा दिया, पढ़ा है ना सर? क्योंकि देखिए सर, हमें एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, आपको चीजें समझ भी आ गई। तो दिक्कत कहाँ आ रही है सर? दिक्कत वहां आ रही है कि जो 4 बजे के बाद आप लोग अपना रूटीन फॉलो करते हैं। यहां तक तो सबने अपना हार्डवर्क किया, सबने अपना 100% दिया। अब वो 100% में से 5% जो रिजल्ट आ रहा है, वहां पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आने के लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जो शाम के 4 से 10 है ना, वो आपको अच्छे से यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो यही होता है। एक जो 5% में आपका रिजल्ट आया और बाकी 95 में नहीं आया, तो यही स्ट्रेटेजी जो है काम आनी चाहिए, लगानी चाहिए फॉर प्रिपरेशन। तो यहीं पे आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सर पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि क्लासेस लगाना दोबारा से, जो एक बार लगा चुके हो कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ चुके हो, चाहे कैसा भी पढ़ाया है टीचर ने, कैसा भी पढ़ाया, मतलब बुरा से बुरा भी पढ़ाया है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब क्लासेस देख के समय वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 3 महीने बाद फिर एग्जाम है सर। अब 3 महीने भी नहीं है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको रिवीजन करना है। अगर आपको क्लासेस लेनी भी है तो कहीं पे फास्ट ट्रैक बैच ले लो, जो फटाफट आपको चीजें प्रोवाइड कर दे, आपका कोर्स दोबारा करा दे। ठीक है सर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये कि अगर आप कहीं से क्लासेस लेते हो, जहां मुझे सुनने में आया है कि कोई मतलब 10-10 20-20 हजार में जो है क्लासेस बाय सेल, मतलब जो भी है अपनी क्लासेस देता है, वो उनका है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा करते हैं। बट आपको क्लासेस लेने से पहले सिर्फ ये नहीं देखना कि वो क्लासेस से आपको समझ आ रहा है। ठीक है, समझ तो आ रहा है, वो टीचर अच्छा भी पढ़ा रहा है, वो टीचर काफी ज्यादा भी पढ़ा रहा है, और मजा भी आ रहा है। आपको अगर क्लासेस लेनी है ना किसी को, क्लास कोई भी एकेडमी से, तो अपने किसी सीनियर से या किसी पर्सन से गाइड लीजिए कि उसने अगर वहां से क्लास ली है, तो वहां की आफ्टर सेल सर्विस, मैंने एक शब्द बोला, एक लाइन बोली, आफ्टर सेल सर्विस। यानी कि क्या होता है ना, मतलब इतना पे आप कर देते हैं, उसके बाद वो टीचर जाने या बच्चा, उसका कोई भी मतलब कोई कनेक्शन नहीं रहता, रिलेशन नहीं रहता, मतलब सिर्फ क्लासेस तक ही सीमित है। देखिए ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ क्लासेस देखना, टीचर ने क्लासेस दे दी, वो सफिशिएंट नहीं है। जो टीचर आपको गाइड करेगा क्लासेस के बाद, आफ्टर सेल सर्विस, कोई भी इशू आपको आता है, वो अगर आपको प्रोवाइड कराता है, तो वो एक सच्चे मायने में एक कोचिंग है। वो अगर आपको टेस्ट सीरीज कराता है, वो एक सच्चे मायने में एक कोचिंग है। रेगुलर जो है आपको रिवीजन कराता है, आपके डाउट सेशन लेता है, एक जूम मीटिंग कराता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक कोचिंग है, वो एक क्लासेस है। वो क्लासेस नहीं है कि आपने पैसा दिया और वहां से सिर्फ क्लासेस मिली। अगर मैं आपको बताऊं, फिजिक्स वाला करके इंडिया की इतनी बड़ी कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग है सर, बट वो कोचिंग इतनी बड़ी होने के बाद भी उसकी आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। क्यों सर? अब वो वहां पे बच्चा 100 रुपए दे के भी पढ़ ले रहा है। अब 100 रुपए दे के पढ़ रहा है, तो लाखों बच्चे एक इंस्टीट्यूट से पढ़ने लगे। तो सर, जब इतने बच्चे पढ़ने लगे, तो उन सब बच्चों के डाउट्स कौन सॉल्व करेगा? उनको मतलब एक मेंटर कहाँ से मिलेगा? तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, जब कोई बच्चा इतना ज्यादा पे कर देता है, या तो किसी एकेडमी में या ऐसी जगह जाता है जहां पे मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो उससे क्या इशू आता है? बस यही एक दिक्कत है कि जो आफ्टर सेल सर्विस है, कि वहाँ की अच्छी है या नहीं, प्रॉपरली वो फैकल्टीज आपको गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि सर बच्चे को नहीं पता होता कैसे चीजों को लेके चलना है, कैसे प्रिपेयर करना है। सिर्फ क्लासेस देख लेने से और चीजों को याद कर लेने से एग्जाम नहीं निकलता। तो सर यही था।
जो मेरे को थोड़ा समझाना था और जरूरी भी था, क्योंकि सर आप लोग काफी ज्यादा, बहुत स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कह रहा सारे, काफी स्टूडेंट्स जो है आप सेल्फ स्टडी करेंगे, बट जो स्टूडेंट्स फिर से क्लास लेने की सोच रहे हैं ना, वो क्लास तो मत लीजिए। अगर लेनी है उन सब्जेक्ट के लीजिए जहां आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ही वाहियात पढ़ा दिया या पढ़ाया ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। और बाकी सारा आपका एफर्ट है, बिल्कुल आपका एफर्ट है, और हम आपके लिए मतलब सिर्फ, हमारा यही एक, मेरा मोटिव यही है कि मैं आप ही की एज का हूँ, ज्यादा मेरी एज नहीं है। तो जब मैं एक स्टूडेंट था और जब पढ़ता था, तो ये सारे फैक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो हम चार्टेड फैक्ट्री प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, उसमें यही था कि रेगुलर क्लास सब पढ़ा देते थे, सब चीजें हो जाती थी, बट क्या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती थी? बिल्कुल नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं प्रोवाइड होती थी। या कोई फास्ट ट्रैक बैच करके कोई डिटेल्ड में करवा देते थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होती थी। रिवीजन लेक्चर जो है वो एग्जाम टाइम में आते थे, बिल्कुल सर वैसा रहता था। क्या एक बार हम फीस दे के जो फंस जाते थे और बाद में सेटिस्फाई नहीं होते थे? अब मैंने फीस दे दी, हमारे पेरेंट्स एक ही बार तो फीस दे सकते हैं ना सर, बार बार तो नहीं दे सकते। तो सर उस चीज के लिए भी हम लोग एक ये लेके आए कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता ना, और अगर आप हमें सिंगल रुपी भी पे करते हैं, तो हमारी एक जो है, मतलब वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपका 100% मनी हम वापस कर दें। अगर आप ये कह दें कि सर क्लासेस तक तो ठीक था, बट आपकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी बुरी थी, क्योंकि मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स आते हैं बोलने से क्लासेस तो ले ली, बट करना कैसे है, क्या कैसे, कोई वो नहीं है। लेक्चर्स नहीं चलते, वो महीने भर लग जाते हैं, क्या फायदा वो 8-8 9 9 हजार की कोचिंग लेके सर। आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसको समझिए, कौन से एकेडमी की भी बात कर रहा हूँ वो भी आप लोग समझिए। मतलब 9 9 10 10 हजार में अगर क्लासेस दे रहे हैं, तो आपको उसके बाद भी वो, मतलब 30 60 दिन तक तो अच्छे पढ़ाएंगे वो, मतलब कुछ उनकी वैलिडिटी रहती है कि इतने महीने अच्छा पढ़ाएंगे, नहीं तो फीस वापस। बट उसके बाद क्या सर, बच्चा तो सफर हो रहा है ना सर। तो बिल्कुल अपना पैसा वेस्ट मत करिए। इसीलिए जो है मैं सीआरआई का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम लोग जो है क्या बेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद मेन बुक हमारी रहती है, और बेयर एक्ट हमारा प्रायोरिटी है, क्योंकि सर एग्जाम में देखा गया है, और आईसीएसआई का भी कहना है कि आप बेयर एक्ट को रेफर करिए। और मोस्टली क्लासेस कोचिंग में और आप लोगों को बेयर एक्ट उतना एनालाइज करना नहीं आता। तो जब आप बेयर एक्ट से पढ़ते नहीं है ना, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज, सर मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज आप समझते नहीं है और लैंग्वेज को आप लिख नहीं पाते। कहते हैं ना एग्जाम में मार्क्स नहीं मिले, क्यों? क्योंकि आप बेयर एक्ट जैसी लैंग्वेज को लिखना पड़ता है सर। बोलते हैं ना आसान भाषा में, अपनी भाषा में लिख दो, नहीं सर। मैंने जब एग्जाम दिया था, मैंने कोई टेस्ट सीरीज, जब आंसर राइटिंग करता था, ज्यादा नहीं करी, थोड़ी ही करी थी। बट जो बेयर एक्ट था, मैं उससे पढ़ता था चीजों को, उससे क्या होता था, तो वो लिखने की जो लैंग्वेज थी ना, वो मेरे को आ गई। तो वही लैंग्वेज में एग्जाम में लिखता था। तो वो एग्जाम में लिखने की वजह से मेरा कभी एग्जाम ऐसा हुआ कि क्लियर, मैं कभी फेल नहीं हुआ एग्जाम में। तो वही चीज है, बेयर एक्ट प्रायोरिटी रहती है। आईसीएसआई का मॉड्यूल प्रायोरिटी रहता था मेरा जब मैं स्टूडेंट था, और आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी। उसके बाद सब मेन बुक मैं प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल मेरी एक बुक रहती है जो आईसीएसआई मैथ से बिल्कुल ही जो है मिलती जुलती है। 100% आईसीएसआई का मटेरियल उसमें कवर्ड है, का और एडिशनल मेरी चीजें भी कवर्ड है। उसके बाद एग्जॉस्टिव हैंड रिटन नोट्स, जो आपने लास्ट क्लास में भी देखे हैं सर। नोट्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं हमारे साथ, अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो वही नोट्स आपको एग्जाम में एक एच देंगे सर। तो बिल्कुल सर, हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलेंगे, पीपीटी नोट्स आपको मैं देने वाला हूँ। उसके बाद सर व्यूज जो रहने वाले हैं हमारी तरफ से बिल्कुल अनलिमिटेड है, कभी भी देखिए। बट रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट हर वीडियो को एक ही बार देखिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बार बार देखते रहें। एक बार देखो और एक ही बार में एग्जाम निकालिए। उसके बाद वैलिडिटी की बात करते हैं, स्टूडेंट की वैलिडिटी कितनी रहेगी? वैलिडिटी हम भी आपको लाइफ टाइम देने वाले हैं, जब तक आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा ना, आप लोगों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपके पास वो लेक्चर्स रहेंगे और नए लेक्चर्स आते रहेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हमसे पहले पढ़े थे वो क्लास देख रहे हैं, उनको पता है कि सर हमसे दोबारा पे नहीं लिया जा रहा, उनका एग्जाम नहीं निकला, और उनको हम आज की फ्रेश क्लासेस भी दे रहे हैं, और प्रीवियस एमसीएस की क्लासेस भी उनको हमने प्रोवाइड करी थी। और यही था सर, आपको थोड़ा बताना था, थोड़ा समझाना था, और वो जरूरी भी था। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ तो उसके लिए बिल्कुल सॉरी। एंड अगर आपको सीएसआर का बैच ज्वाइन करना है, या फिर आपको जो है उन स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को अगर बताना है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और ये जो बैच रहने वाला है वो सिर्फ 3000 का रहने वाला है। और वैलिड, इसका जो वैलिड है, वैसे तो 10 मार्च हमने रखा था, बट 15 मार्च तक हम रखेंगे।
कि लिमिटेड स्टूडेंट ही इसको इनरोल करें, और ताकि हमारा फोकस जो है उन्हीं स्टूडेंट्स पे हो ज्यादा। ऐसा हम मतलब बल्क नहीं लेना चाहते कि हम हजारों बच्चे पढ़ाएं, नहीं सर, अभी वो फोकस नहीं है। अभी फोकस है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उन पे पूरा फोकस हो और उनका रिजल्ट हम लोग जो है पॉजिटिवली लेके आ पाए। तो सर ऑफर खत्म होता है, नेक्स्ट हम लोग अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। ट्रैक ये था कि सर हमें आईबीसी शुरू करना था। तो आईबीसी हमने शुरू कर दिया था। आईबीसी शुरू करना था सर, सर अभी बताया तो था कि हम एमसीएस का बैच शुरू कर रहे हैं, बट ये आईबीसी का भी एक बैच है। तो इंसॉल्वेंसी लॉ हमने शुरू करा है। कौन सा लॉ? इंसॉल्वेंसी लॉ शुरू करा है, बट उसके केस स्टडीज शुरू करें। तो सर रिकैप करते हैं, पहला हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में मैं हमने जितने भी केस लॉ पढ़े थे उसका मैंने समरी बना दिया है, बिल्कुल एकदम सिंगल आपका वन लाइन समरी था सर ये। अब ये एग्जाम टाइम में आपको बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। मतलब जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, और जो मेरी बुक लेके आप जब बैठेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये समरी इंडेक्स आपको देखना है कि हाँ पेज नंबर 2 में या पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 4 में ये केस लॉ दिया हुआ है, तो फटाफट आप लोग कर पाएंगे। सर एक चीज आपको बता दें कि एमसीएस का पेपर लिखने में क्या होता है कि ये ओपन बुक है, तो आपको जो है चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, तब लिखनी पड़ेंगी, तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है। आप याद करिए, जब आप पेपर नॉर्मल पेपर देते हैं जो ओपन बुक नहीं है, वही पेपर 100 मार्क्स का अचीव नहीं हो पाता। तो ये पेपर तो कैसे होगा सर, क्योंकि पहले तो ढूंढने में टाइम जाएगा ना सर। तो सर हमारा फोकस ये रहेगा कि हम क्लास में चीजों को याद करें। ओपन बुक होने के बाद भी सारे केस लॉज हमारे टिप्स पे होने चाहिए। उसके लिए सर बैच चल रहा है, ये एक तरीके का रेगुलर बैच ही है सर। आप इसको फास्ट ट्रैक तो मत ही समझिए, हाँ थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रहेगा, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रहेगा। उसके बाद रिविजन भी आएगी, इसका मैराथन भी आएगा, क्विक नोट्स सेशन भी आएगा, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी आने वाली हैं इन सारे एमसीएस आईबीसी बैच के लिए। बस आपको ज्वाइन करना है, आपको बने रहना है। बिल्कुल हम लोग इस बार तो इस एमसीएस को खत्म कर देंगे, लास्ट हमारा अटेम्प्ट होगा एमसीएस के लिए, और नेक्स्ट प्रिपरेशन पेपर के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सर इस पेपर के लिए आपको बस क्लास देखना है, बुक्स को रेफर करना है मेरी, बस उतना काफी है। बाकी अब आप अपने अदर सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए, ठीक है सर। तो केस लॉ नंबर 1 क्या था सर? सबसे पहले हमने केस नंबर 1 पढ़ा था सर। तो हाँ हमने पढ़ा तो था कि वहां पे कुछ डिफॉल्ट हुआ था, तो डिफॉल्ट से हमें जो है काउंट करना था लिमिटेशन या आईबीसी से। हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने पहला केस लॉ पढ़ा था जहाँ पे ये बताया गया था कि लिमिटेशन पीरियड कहाँ से कैलकुलेट होगा, क्योंकि दो डेट आ रही थी, कंफ्लिक्ट आ रहे थे, झगड़े हो रहे थे सर बहुत ज्यादा। तो झगड़ों को जो है निपटाना तो पड़ेगा ही सर। तो झगड़ों को निपटाने के लिए क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लिमिटेशन पीरियड काउंट करना है ना, तो वहां से काउंट करो जब डिफॉल्ट हुआ था। सिंपल है सर, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, वो ढूंढना है आपको। फैक्ट्स दिए होंगे, वहां से पहचाना है कि यार यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फैक्ट्स मतलब कि ऐसा दिखा रहा है कि डिफॉल्ट से लेना है या ये, तो आपको देखना है कि हाँ ये केस हमने पढ़ा था ना, यहीं से आया हुआ है। तो डेट ऑफ डिफॉल्ट या आईबीसी, कौन सी डेट लेनी है सर? डेट ऑफ डिफॉल्ट लेनी है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अगर डिफॉल्ट से 3 साल हो जाते हैं तो क्या करना है सर? तो वही डेट लेनी है। आईबीसी से अगर आपको 3 साल हो गए, यानी कि आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर, वो पर्सन जो है केस फाइल नहीं कर सकता मेरे अगेंस्ट में। अब ले ले मेरे से पैसे, तो कोई पैसा नहीं ले सकता वो। तो दूसरा केस लॉ हम लोग टच कर रहे हैं। केस लॉ हमने ये पढ़ा था कि लॉकडाउन हो गया सर। सर लॉकडाउन हो गया, सब लोग अपने घर पे छिप के बैठ गए। अब लॉकडाउन हो गया, अब कोई बाहर नहीं निकल रहा सर। अब कोई बाहर नहीं निकल रहा, उससे क्या होगा? अब एक बंदा था, उसको अपील करनी थी, वो अपील करने का राइट खो दिया है लॉकडाउन की वजह से। क्या उसको वो राइट मिल सकता है? तो एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना, अगर लॉकडाउन की वजह से उसकी अपील एक्सपायर हो रही है तो ही ये केस फ्लो लगेगा, नहीं तो ये केस नहीं लगेगा। तो लॉकडाउन की वजह से एक्सपायर हो रहा है सर, तो लॉकडाउन वाले केस में केस लॉ नंबर 2 लगेगा। इस केस का रेफरेंस देना है, और सिंपल आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। केस लॉ नंबर 3। तो केस लॉ नंबर 3 में यह था कि एक डॉक्यूमेंट था सर। सर एक डॉक्यूमेंट मैं कहाँ से लेके आऊँ? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा सर। ये डॉक्यूमेंट है सर, मैं एक डॉक्यूमेंट जो है लेके आया। इस डॉक्यूमेंट में क्या था, मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी है आपके अगेंस्ट में। किसकी? सर किसकी बात कर रहे हो? हाँ आप ही के अगेंस्ट में फाइल करनी है। तो ये जो एप्लीकेशन मैं आपके अगेंस्ट में फाइल करने वाला हूँ, वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो मैं एनसीईआरटी को दूंगा, मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ। तो मैंने एप्लीकेशन दी। अब एप्लीकेशन देने के बाद क्या हुआ सर? एप्लीकेशन देने के बाद एप्लीकेशन एनसीईआरटी ने फेंक दी, रिजेक्ट कर रही। अब सर क्या, अब एनसीईआरटी कह रहा है कि जाओ
दोबारा से वो एप्लीकेशन को अपना मॉडिफिकेशन करके लेके आओ। आपने पढ़ा था ना कि 7 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ सर, ठीक है। हमने प्रोविजन तो पढ़े है ना सर, आईबीसी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो सर पढ़िए हमारे साथ, आइए बैच ज्वाइन करिए। तो सर अब मैं फिर से वो एप्लीकेशन ले रहा है। अब सर वो एप्लीकेशन के साथ मैंने कुछ मॉडिफिकेशन भी लेके आया हूँ सर। देखिए सर, एक ही चीज नहीं है, दो दो चीजें हैं, एप्लीकेशन भी थी और कुछ मॉडिफिकेशन भी था। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एनसीएलटी ने फेंक दिया क्या? नहीं सर, इस बार एनसीएलटी ने फेंका नहीं, इस बार एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप गुस्से में आ गए, कौन सर? आप, बाबू राव गुस्से में आ गया सर। यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है बाबू राव, तो वो गुस्से में आ जाता है और वो जाता है चुपचाप चले जाता है किसके पास, वो एनसीएलटी के पास जाता है और कहता है कि सर ये तो गलत हुआ, मैं तो एनसीएलटी के पास गया था, बट ये जो पर्सन था ना, ये जो टोपी पहन के आया हुआ था, ये बंदा जो है वो एनसीएलटी के पास चला गया। अब क्या हुआ सर, उसके पास गया वो, उसने बोला पहले तो आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी ना, सेम डॉक्यूमेंट्स सर, सेम डॉक्यूमेंट्स पे रिजेक्ट कर दिया, वही सेम डॉक्यूमेंट्स फिर से प्रेजेंट करा, अब आप पे यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लिया, तो ये गलत हुआ। एनसीएल 80 बोलता है, हाँ बिल्कुल गलत हुआ। अब जो है, मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, और फाइनेंशियल क्रेडिटर होने के साथ साथ मैं एक सीएस भी था, तो मुझे ये केस लॉ पता था कि एक केस ऐसा हुआ है पहले भी, कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो पहले एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि सेम डॉक्यूमेंट्स हम दोबारा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही था सर सेकंड, जो थर्ड केस था। उसके बाद फोर्थ केस लॉ हमने ये पढ़ा था कि मेरे अगेंस्ट आप और मैं, ठीक है, आपने क्या था, मैंने क्या करा कि लोन लिया। लोन किससे लिया? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब मुझे तो कोई नहीं जानता, बट मेरा एक स्टूडेंट मुकेश अंबानी, हाँ मुकेश, इसने जो है क्या करा, गारंटी दे दी। अब इसने गारंटी दी, बट गारंटी क्या दी, अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाया तो मेरा जो मुकेश है वो लोन रीपे करेगा, यही होता है सर। इसको कहते हैं गारंटी श्योरिटी वाला रिलेशन। अब मैं कॉर्पोरेट डेटर हो गया, यानी कि मेरे अगेंस्ट सीआरपी चल रहा है। अब मेरे अगेंस्ट में सीआरपी चल रहा है, यानी कि मुझे पैसा है नहीं सर, बाबू के पास पैसा नहीं है, क्या करेगा? अब जो है, गारंटर के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जा सकता है, जो केस नंबर 4 पे हेल्ड हुआ था, क्योंकि सीआरपी तो मेरे अगेंस्ट में है ना, मोरेटोरियम पीरियड लग गया है, बट इस बंदे, इस गारंटर के अगेंस्ट में क्या हो सकता है, कोई एक्शन? बिल्कुल सर, बैंक कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सार्फेसी एक्ट अगेंस्ट गारंटर, यानी कि गारंटर बोल दो या श्योरिटी बोल दो, मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा जब तक सीआईआरपी मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता और लिक्विडेशन का ऑर्डर शुरू नहीं हो जाता, तब तक तो मेरे अगेंस्ट में, मतलब मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। अभी एनसीएलटी मेरा गला काट रहा है, बट गारंटर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, ये केस में हेल्ड हुआ था। उसके बाद सर, उसके बाद केस लो नंबर 50 यही था कि हाई कोर्ट था, उसके बाद यहाँ पे आईबीसी आया। तो क्या हाई कोर्ट में जो पहले केसेस चल रहे थे, आईबीसी के आने से पहले हाई कोर्ट जो है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड केसेस डील करता था। अब ये केसेस को जो है हाई कोर्ट में टाइम लगता है सर, क्योंकि वहां पे मियाँ बीवी के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, दोस्त के झगड़े, किसी ने चाकू मार दिया, तो ये सब जो है, ये सारे कन्फ्लिक्ट्स, ये डिस्प्यूट्स जो है रिजॉल्व होते हैं, यहाँ पे हियरिंग होती है। अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का बाहर भी इसको दे दिया है, तो सर टाइम लगेगा ना सर, इसीलिए इस केस में ये हेल्ड हुआ कि अगर कोई क्रेडिटर एक एप्लीकेशन देना चाहता है अंडर सेक्शन 7 या सेक्शन 9, मतलब कोई भी, मतलब अगर सीआरपी इनिशिएट कराना चाहता है, तो क्या वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? और क्या वो केस ट्रांसफर हो सकता है जो पहले से ही चल रहा था हाईकोर्ट के पास? हाईकोर्ट कह रहा है, अबे तू वहां क्यों दे रहा है, पहले से तूने एप्लीकेशन मुझे क्यों दी फिर, मेरे पास एप्लीकेशन आई है ना। तो कोई नहीं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भले ही तुम्हारे पास उस कंपनी का केस चल रहा है, पर तुम ये केस को ट्रांसफर कर सकते हो अगर वहां के फाइनेंशियल क्रेडिटर या कोई भी क्रेडिटर ये चाहते हैं। तो ये जो केसेस हैं वो ऐसे 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 करके सारे कहाँ चले जाएंगे, उस नदी में चले जाएंगे। कौन सी नदी में? एनसीएलटी की नदी में, आईबीसी की नदी में। तो ये था केस लॉ नंबर 1 से केस लॉ नंबर 5। तो रिकैप हो चुका है, आई होप आपको चीजें समझ आ गई हैं। अब जो है आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग केस लॉ नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं आईबीसी की क्लास नंबर 2 और एमसीएस की क्लास नंबर 2। और हमारा केस लॉ नंबर, मतलब केस नंबर 1 से लेके 5 तक तो हो गया था। अब हम 6th केस लॉ को टच करने जा रहे हैं। और 6th केस लॉ में सर ये लिखा है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पार्ट बी में। पार्ट ए यहीं तक था, मतलब ये वीडियो यहीं तक रहने वाली है। और जो नेक्स्ट जो आने वाला है, ये केस लॉज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको जो है
जाइए मत, अभी इसी के बाद आपको जो है वो दूसरी वीडियो भी मिलने वाली है। तो सर यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपरली केस लॉ को डिस्कस करेंगे। अब ये पार्ट बी करने का रीजन ये था कि एग्जाम टाइम में आप पार्ट ए में अपना टाइम वेस्ट ना करो, और आपको पता होना चाहिए कि पार्ट बी में हम लोगों ने सिर्फ केस लॉस पढ़े हैं, ज्यादा हमने कोई बात नहीं करी है सर। तो सर मिलते हैं अपनी पार्ट बी में। क्लास नंबर सेकंड ही है, और उसके पार्ट बी में हम लोग जो है अपने केस लॉ को हिट करते हैं सर, बिल्कुल। तो सर आइए नेक्स्ट वीडियो आपके, या आप चैनल पे देख लो, तो आपको वीडियोस जो है मिल जाएगी। एंड आपकी वीडियो जो है